अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर का टॉपिक एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब आपसे ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएं या इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएं। दोनों का आंसर सेम है। मतलब क्या है इस चीज का? मतलब ये है कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ते आ रहे हैं, इसकी अहमियत क्या है। ठीक है, या ये कहाँ पे अप्लाई होगा। अहमियत मतलब किन के लिए अहमियत है, अगर आपको पता लग जाए ना, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि वही लोग इनको अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन भी वहां पे ही हो रही होगी। तो इनका जवाब जानने के लिए ना हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इस चीज से फायदा उठा रहे होते हैं कि जब उनको पता हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो अपने लिए वो बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बंदा है ना, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पता करके उससे फायदा उठा रहा होता है, वो है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब आपकी गवर्नमेंट। आपकी जो गवर्नमेंट है ये, इसमें एक बड़ा अहम बंदा होता है जो कि होता है फाइनेंस मिनिस्टर। और जहां पे इकोनॉमिक्स में फाइनेंस मिनिस्टर का जिक्र आ गया, तो आपने आंखें बंद करके समझना है कि ये भाई साहब टैक्स की ही बात करें। फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, बेसिकली वो पूरी गवर्नमेंट का फाइनेंस मैनेज कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है, उसके बारे में डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। और उसने फाइनेंस मैनेज करने के लिए ये भी देखना होता है कि पैसे कहाँ कहाँ से कमाने हैं। और सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम किसी भी गवर्नमेंट का, पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का तो शायद मेन सोर्स ऑफ इनकम किसी से लोन शोन लेना हो, नहीं है, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। पाकिस्तान का भी सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो टैक्स कलेक्ट करना है। हर कंट्री टैक्स से ही रेवेन्यू गैदर करती है। सबसे प्राइम सोर्स ऑफ इनकम जो है किसी भी कंट्री की, वो होती है टैक्स लेना। ठीक है, टैक्स से ही वो पैसा कमाते हैं। और ये टैक्स के बारे में डिसीजन मेकिंग कहाँ पे हो रही होती है, ये बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो रूल्स वगैरह लॉज वगैरह बना रही होती है। ठीक है, एफबीआर भी उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर भी बहुत ज्यादा इसमें रोल अदा करता है। और फाइनेंस मिनिस्टर ये देखता है कि कैसे टैक्स को इंक्रीज किया जा सकता है। देखिए, जैसे हम इंडिविजुअल्स हैं, हम अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग सीए करना चाह रहे हैं, मेजोरिटी का मुझे पता है कि वो इसी चक्कर में सीए करना चाह रहे होंगे कि इसमें बड़ा पैसा है। ठीक है, मेन गोल सब इंडिविजुअल्स का ये है कि उसने अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करनी है। लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए उसको पैसे चाहिए, पैसे के लिए वो ये कर रहा होता है कि उसकी इनकम किसी तरह बढ़े। सेम गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, उसका मेन गोल क्या होता है कि वो अपने सिटीजन की जो है ना वो लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर सके। और उसके लिए उसको इनकम चाहिए। इनकम के लिए जो है वो फिर क्या करेगी, उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या टैक्स है, तो वो टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अब टैक्स बगैर सोचे समझे नहीं बढ़ता। ठीक है, बगैर सोचे समझे आप टैक्स नहीं बढ़ा सकते। सो जब बात आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करता है आपकी गवर्नमेंट को टैक्स देने के अंदर। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं और वो ये देखना चाह रहे हैं कि यार मैं किन किन गुड्स के ऊपर, किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना टैक्स लगाऊं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, मेरी गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा हो। तो हमें पता है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी प्राइस बेशक बढ़ रही हो, उनकी डिमांड नहीं कम। देखिए, बेसिकली जब टैक्स लगना है, तो टैक्स लगने के बाद उस चीज की प्राइस बढ़ जानी है। ठीक है, उस चीज की प्राइस बढ़ जानी है। आपको हम इंशाल्लाह मैक्रो के अंदर जो है ना, वो टैक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। होता क्या है, होता ये है कि कोई भी चीज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसकी जो कॉस्ट होगी, ठीक है, ये गलत लिखा गया है, इधर लिखते हैं हम। उसकी कॉस्ट जो है वो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है। अब उसकी कॉस्ट जब 100 रुपीज है, तो इस कॉस्ट के अंदर उसने अपना प्रॉफिट डाला होगा से 10 रुपए डाल के, वो कहता है मैं 110 की बेच दूंगा। गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट ने कहा भाई इसके अंदर सेल टैक्स किसने डालना है, हमारा हिस्सा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर से के 16 रुपए सेल टैक्स डाल दिया, तो 126 रुपए की अब ये चीज बिकी। 126 रुपए की जब ये चीज बिकनी है,
तो हुआ क्या, अगर ये टैक्स ना होता तो इतने की बिक्री होती, अब जो है वो चीज इतने की बिक्री है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि भाई जो आपकी चीज है ना उसकी प्राइस बढ़ जाती है जब आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हो। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी चीज के ऊपर टैक्स नहीं लगा दिया जाता। एक बंदा है जिसकी पहले ही डिमांड इलास्टिक है, उसके ऊपर जब फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स लगाएगा उसकी चीज महंगी होगी, उस बेचारे की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी इलास्टिक डिमांड, उसकी डिमांड कम होने से नुकसान खाली गवर्नमेंट को ही नहीं होगा कि उसको टैक्स नहीं मिल रहा, उस बंदे को भी नुकसान हो रहा होगा, उस बेचारे की जो पहले चीजें बिक रही थी वो भी बिकना बंद हो। अब इसका मतलब क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब उन चीजों के ऊपर टैक्स लगाएंगे जिन चीजों के ऊपर उसको लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो ऐसी चीजें हमेशा इन इलास्टिक डिमांड पर। ठीक है, तो गुड्स जो कि इन इलास्टिक डिमांड वाली होती हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, और गुड्स विद इलास्टिक डिमांड जो है उनके ऊपर कम टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात हो रही है कि तंबाकू के ऊपर जो है वो ज्यादा टैक्स नॉर्मली लग रहा होता है जैसे सिगरेट्स वगैरह के ऊपर। उसके पीछे रीजन ये है कि उसकी डिमांड इस वजह से इनइलास्टिक है बिकॉज वो जो है ना वो एडिक्शन वाली चीज है। ठीक है, कल हमने डिटर्मिनेंट्स में था। फिर इलास्टिसिटी जो है वो नेसेसिटी में आ जाती है। हाँ, यहाँ पे एक लग्जरी कार का कॉन्सेप्ट है। लग्जरी कार का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर ये जो लग्जरी कार का कॉन्सेप्ट है, ये इस लग्जरी कार का कॉन्सेप्ट के पीछे ये रीजन है कि मोस्टली लोगों के लिए तो ये इलास्टिक डिमांड रखती है, लेकिन कुछ ऐसे अमीर ज्यादा होंगे, इतना पैसा रखते होंगे, उनके लिए इन इलास्टिक डिमांड रखती है। सो जिसने वो खरीदनी है वो खरीदेगा, तो इसको जितना महंगा करके बेच सकती है गवर्नमेंट उतना महंगा करके बेच रही है। तो इस तरह होता है। सिंपल रूल क्या है कि गुड्स जिनकी इनइलास्टिक डिमांड है उनसे ज्यादा टैक्स कमाया जा सकता है, गुड्स जिनकी इलास्टिक डिमांड है उनसे कम टैक्स कमाया जा सकता है। सिंपल रूल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइस डिटर्मिनेशन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना ये प्राइस डिटरमिन करने में भी बहुत हेल्प करती है, और ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, गुड्स जिनकी इन इलास्टिक डिमांड होती है उनकी प्राइस आप बढ़ाओगे टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, गुड्स जिनकी इलास्टिक डिमांड होती है उनकी प्राइस कम करोगे टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। मेन आपका एम जो है वो टोटल रेवेन्यू ही बढ़ाना। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अहमियत ये भी है कि ये प्राइस चीजों की डिटरमिन करने में भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही होती है। वो गुड्स जिनकी प्राइस बढ़ाने से उनकी जो है वो डिमांड कम नहीं हो रही होती तो उनके प्राइस बढ़ा के टोटल रेवेन्यू बढ़ाया जाता है, वो गुड्स इन इलास्टिक होती है, और जिनकी इलास्टिक होती है उनके प्राइस कम करके टोटल रेवेन्यू कमाया जाता है। तो पहला क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर को जो है ना वो हेल्प करता है, तो इसलिए उसके लिए बड़ी अहम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जानना। उसकी एप्लीकेशन क्या है कि वो टैक्स कैसे जमा कर रहा होता है, उसमें वो टैक्स अप्लाई करने में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखते हुए कर। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन में अहम है कि अगर आपने टोटल रेवेन्यू बढ़ाना है तो आपको पता होना चाहिए प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, और अप्लाई भी ऐसी होती है कि जिन चीजों की डिमांड इन इलास्टिक है उनकी आप प्राइस बढ़ा देते हो तो आपकी टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाता है, और जिनकी इलास्टिक होती है उसके प्राइस कम करके टोटल रेवेन्यू बढ़ा देती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, ये आ गई है बात मोनोपोलिस्ट के बारे में। ठीक है, मोनोपोलिस्ट बेसिकली आप लोगों को शायद नाम सुना हो मोनोपोली का। वैसे तो एक ये गेम भी है मोनोपोली, कार्डबोर्ड गेम है, खेलनी चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। लेकिन मोनोपोली बेसिकली जो इकोनॉमिक्स में यूज हो रही होती है ना, तो मोनोपोली का मतलब ये है कि किसी एक बंदे का पूरी मार्केट के ऊपर कब्जा होना। कब्जे से मुराद ये नहीं है कि कोई जगह बदमाश है, कब्जे से मुराद ये है कि वो अकेला बंदा ओन कर रहा है पूरी मार्केट, वो अकेला बंदा सेल कर रहा है वो चीज, और कोई और उसके मुकाबले में बंदे नहीं है, तो उसको मोनोपोलिस्ट कहते हैं। एक से ज्यादा होंगे तो मोनोपोलिस्ट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में नोकिया ने जब मोबाइल लॉन्च किया पाकिस्तान में तो उसके कंपटीशन में कोई बंदा नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी जो मोबाइल बेच रही हो। बाद में आई थिंक सैमसंग वगैरह आए होंगे, लेकिन पहले नोकिया अकेली ही थी, तो वो मोनोपोली के साथ पूरी मार्केट को कवर कर रही थी। अच्छा, जो मोनोपोलिस्ट होता है ना वो भी सेम ऐसे ही काम कर रहा होता है जैसे हमने नॉर्मल सेलर के बारे में पढ़ा, अभी हमने पीछे प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा, वो एक नॉर्मल केस के बारे में डिस्कशन हो रही थी कि एक नॉर्मल सेलर क्या करता है, उसको
इलास्टिसिटी जानना इसलिए उसके लिए अहम है, और वो अप्लाई ऐसे कर रहा होता है कि उसकी चीज़ों की जो है ना वो प्राइस ज़्यादा करने से उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा होगा अगर उसकी चीज़ें इन इलास्टिक डिमांड रखती हैं, और वाइस वर्सा। ठीक है, मोनोपोलिस्ट भी सेम ऐसे ही कर रहा होता है। बेसिकली मोनोपोलिस्ट भी एक चीज़ें बेचने वाला बंदा है, लेकिन उसके मुकाबले में कोई नहीं बैठा। अच्छा, बेशक उसके मुकाबले में कोई नहीं बैठा, स्टिल उसको भी देखना है कि मेरी चीज जो है उसकी प्राइस बढ़ने से डिमांड पे कितना असर आता है। अगर वो खाने पीने वाली चीज या मेडिसिन बना रहा है और वो अकेला ही बना रहा है, वो मोनोपली करके बैठा हुआ पूरी मार्केट, तो उसे पता है मेरी डिमांड इनइलास्टिक है, क्योंकि मेरी डिमांड इस वजह से इनइलास्टिक है क्योंकि वो जो चीज मैं बेच रहा हूँ ना वो बड़ी ही नेसेसिटी है, वो नेसेसिटीज में आती है। वो क्या करेगा, उसने अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है उस मोनोपोलिस्ट ने, वो क्या करेगा, वो प्राइस बढ़ा देगा। ठीक है, और ज्यादा पैसा कमाने का करता है। जबकि अगर कोई बंदा अकेला ही वो चीज बेच रहा है, लेकिन उसकी नेचर ऑफ गुड जो है, वो जो चीज वो बेच रहा है उसकी नेचर ऐसी है कि उसकी डिमांड डिले की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि उसकी चीज इलास्टिक जो है ना गुड में आती है। अब अगर वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो प्राइस स्टिल कम रखेगा, इवन उसके पास कोई कंपटीशन नहीं है, उसके मुकाबले में कोई और बेचने वाला नहीं है, स्टिल वो अपनी प्राइस कम रखेगा, खर्चा करेगा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, प्रोमोस के ऊपर के ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें और उसकी चीज ज्यादा से ज्यादा बिके। सो सेम जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। परेशान नहीं होना, बस नाम डिफरेंट है। वहां पे जनरल एक बात हो रही थी, यहाँ पे गाइडेंस दे जा रही है मोनोपोलिस्ट को। ठीक है, तो गुड्स विद इनइलास्टिक डिमांड प्राइस बढ़ो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, गुड्स विद इलास्टिक डिमांड प्राइस कम करो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर। सेम वही बात होगी जो अभी हम पीछे चीजों के प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। अब आ रहा है भाई, जो सफर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट वो जो किराया देते हैं, फेयर देते हैं, उनके ऊपर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना वो बड़ी अच्छे से अप्लाई होती है और अहम भी बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बसें चल रही हैं, जो बसें वगैरह, इनके किराए बढ़ जाएं, जबकि इनके जो सब्सिट्यूट हैं जैसे ट्रेन है, ये ओवर क्रीम की गाड़ियां हैं, ये उससे सस्ती हो जाए, तो आपका क्या ख्याल है, लोग स्टिल बस के ऊपर ही सफर करेंगे? नहीं करेंगे। तो हर वो ट्रांसपोर्टेशन जिसका सब्सिट्यूट है, इसका मतलब ये है कि वो इलास्टिक डिमांड रखती है, और जब भी इलास्टिक डिमांड होगी प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी। ठीक है, तो आपने अगर ऐसी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हो जिसमें आपका सब्सिट्यूट बैठा है, आपकी जो सर्विस है वो इलास्टिक डिमांड रखती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाओगे? आपने अपने किराए कम से कम रखने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ सफर करें और आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं एयरवेज जो है, ठीक है, वो सारे आपस में तो उनका कंपटीशन चल रहा होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए और लोग जो है वो, जिसने यहाँ से अमेरिका जाना है वो कहे कि नहीं मैं ट्रेन पे बैठ के चला जाऊंगा, नहीं मैं उबर करा के चला जाता हूँ, नहीं मैं बस पे बैठ के चला जाऊंगा। तो उनकी स्टिल जो है ना कहीं ना कहीं मोनोपली है। अगर किसी ने बैरून मुल्क सफर करना है तो उसको जाहिर सी बात है एयरलाइन पे ही सफर करना होगा, तो एयरलाइन की डिमांड यहाँ पे इनइलास्टिक हो जाती है। तो इन्होंने अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो ये क्या करेंगे, ये प्राइस बढ़ाएंगे तो ज्यादा पैसे कमा लेंगे। ठीक है, गुड्स विद इनइलास्टिक डिमांड प्राइस बढ़ाओ टोटल रेवेन्यू बढ़ाओ, जैसे कि पीआईए और अदर एयरलाइंस वगैरह, ये बेसिकली आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हो। और गुड्स विद इलास्टिक डिमांड प्राइस कम करो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जैसे बसेस ट्रेन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या? नेक्स्ट पॉइंट है जी बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट। ठीक है, ये जो टर्म है ना, इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट को ना चैप्टर नंबर 13 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट हैं, बी और टी। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बी और टी। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, ये मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है। ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आगे वाला कॉन्सेप्ट है और इंशाल्लाह हम तब भी पढ़ेंगे जब चैप्टर 13 पढ़ रहे होंगे। बेसिक मैं बता दूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ना दो चीजों से डील कर रहा होता है। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। इंपोर्ट बेसिकली क्या है? इंपोर्ट वो एक्टिविटी है जिसमें हम बाहर से चीजें अपने पाकिस्तान में मंगवा रहे होते हैं, तो बदले में जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान रुपये में तो कुछ चीज मंगवा नहीं सकेंगे, तो हमें डॉलर देने पड़ते। तो इंपोर्ट की जब बात आती है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके पैसे यहाँ से बाहर जाते हैं।
ठीक है, आपका डॉलर यहाँ से बाहर जा। और जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो उसका मतलब यह है कि यहाँ से चीजें बाहर लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट हो रही है। यहाँ से चीजें जब बाहर लोग खरीद रहे हैं तो बाहर वाले लोगों ने यहाँ से चीजें खरीदनी है, तो वैसे बात है वो डॉलर देंगे हमें, तो पाकिस्तान में डॉलर आ। अब आप सबको पता होगा, जितना आजकल की जनरेशन जो है वो मेरे ख्याल में तो एक्टिव है बड़ा, उनको न्यूज में पता होता है क्या हो रहा है पाकिस्तान को, क्या मुश्किलात का सामना। आप सबको पता होगा कि भाई हम हमेशा से ये चाहते हैं कि हमारे पास डॉलर ज्यादा से ज्यादा, डॉलर ज्यादा से ज्यादा आने से फायदा क्या होता है ये हम बाद में मैक्रो में जाके डिस्कस करेंगे। बट हमें पता है कि भाई डॉलर हम लाना चाहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कम से कम पाए। इसका मतलब यह है कि हम प्रेफर कर रहे होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें और कम से कम इंपोर्ट करें, ठीक है। तो ये जो बीओटी या बीओपी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स, बेसिकली ये एक पैमाना कर लें आप कि जो एक्सपोर्ट हो रही है और जो इंपोर्ट हो रही है उनके दरमियान एक बैलेंस रखने की कोशिश, ठीक है। ये डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आसान अल्फाज में बताऊं। मतलब ये अगर मेरी इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है, तो मेरी हमेशा कोशिश ये होगी कि यार मेरी एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। इनमें जितना गैप होगा ना उतना मुझे फायदा होगा। मतलब मेरे मुल्क से डॉलर कम बाहर जा रहा है, मेरे मुल्क में ज्यादा डॉलर आ रहा है, तो मैं अच्छी पोजीशन में। लेकिन अगर ऐसे हो गया कि इंपोर्ट ज्यादा होगी और एक्सपोर्ट कम होगी, तो इसका मतलब यह है कि भाई मैं डॉलर दे जा रहा हूँ, बाहर से डॉलर मेरे पास नहीं आ रहा, तो मसला। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से काम होते हैं, ये आगे के टॉपिक्स हैं। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट को इम्प्रूव करने में भी हेल्प आउट करती है, ठीक है। हेल्प आउट ऐसे करती है कि अगर आपकी गुड एक्सपोर्ट हो रही है और आप चाहते हो कि प्राइस बढ़े, आपकी गुड की प्राइस बढ़े और आप ज्यादा पैसा कमाओ, तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी गुड जो एक्सपोर्ट हो रही है उसका इन इलास्टिक हो, ठीक है। और अगर आपकी गुड इलास्टिक है तो फिर भाई आप प्राइस बढ़ा के अपनी एक्सपोर्ट की वैल्यू नहीं बढ़ा सकते, फिर आपको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी ताकि उसकी बाहर की दुनिया में डिमांड ज्यादा हो और आपकी चीज ज्यादा पाकिस्तान से बाहर जाए और ज्यादा से ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में है, ठीक है। तो होता क्या है, गुड्स विद इन इलास्टिक डिमांड, जब इन इलास्टिक डिमांड वाली गुड होती हैं तो आप अपनी प्राइस बढ़ाते हो, क्योंकि आपको पता है भाई ये एक्सपोर्ट होगी, ये बड़ी जरूरी चीज है, इसकी डिमांड कम नहीं होती प्राइस बढ़ने से, टोटल रेवेन्यू बढ़ता है और एक्सपोर्ट इनकम भी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। जबकि अगर गुड्स हों जो कि इलास्टिक डिमांड रखती हों, तो भाई फिर अगर आपने एक्सपोर्ट इनकम बढ़ानी है तो प्राइस कम करनी पड़ेगी, टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो होप आपको ये भी समझ आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब ये है कि जब मुल्क में हालात अच्छे ना हो, इकोनॉमी डाउन जा रही हो, ठीक है। अभी भी हमारे मुल्क में खैर काफी अरसे से ही ऐसा चलता आ रहा है, जब से हम लोगों ने देखा है रिसेशन में होते हैं। रिसेशन का मेन एग्जांपल मैं आपको दूं ना तो कोविड, ठीक है। कोविड के अंदर एक रिसेशन आया था पूरी दुनिया में। अब इस रिसेशन के अंदर भी ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं और इसको अप्लाई भी किया जाता है। जितनी भी फर्म्स वगैरह होती है ना, वो सारे देखते हैं कि यार रिसेशन के अंदर कौन सी चीज सबसे ज्यादा हिट हो, बुरी तरह हिट हो। जैसे गाड़ियां बिकना बंद हो गई थी कोविड के अंदर, ठीक है? लोगों के पास इनकम नहीं थी भाई, लॉकडाउन लगे हुए थे, गाड़ियां बिकना बंद हो गई थी, गाड़ियों की मार्केट बहुत बुरी तरह डैमेज हुई थी। उसके ऑपोजिट देखें तो भाई आपके मास्क की बिजनेस, हर बंदे ने मास्क बनाना शुरू कर दिया था, आपके हैंड सैनिटाइजर का बिजनेस चमक उठा था, ठीक है, ठीक है। कुछ और मेडिसिन थी जो फ्लू वगैरह के लिए यूज होती थी, उनका बिजनेस भी बड़ा उठा था। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे भी काम आती है कि रिसेशन में कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है। रिसेशन के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिन चीजों की इन इलास्टिक हो जाती है उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे मास्क चाहिए शॉर्ट हो गया था, वो डॉक्टर्स की किट वो नहीं मिल रही थी, हैंड सैनिटाइजर नहीं मिल रहे थे, उनके अंदर फिर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनकी इलास्टिक डिमांड होती है, वो महंगे भी बिके। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनकी इलास्टिक डिमांड होती है वो रिसेशन में बड़ी बुरी तरह पिटते हैं, जैसे गाड़ियों का मैंने अभी बात की कि उनकी डिमांड ही नहीं रहती, ठीक है। तो ये इसमें भी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। अच्छा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को का आपको पता है बड़े अच्छे से। इकोनॉमिक रिसोर्सेज से मुराद आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, एफओपीस जो हमने चार पढ़े।
इन फैक्टर प्रोडक्शंस को आपने कहाँ यूज करना है, ये डिसीजन मेकिंग में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ा अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि जितनी भी गुड्स जो है ना वो लग्जरी टाइप की जो है उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, प्राइस बहुत ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने उनको खरीदना है अगर उनके लिए इनइलास्टिक डिमांड है तो वो उसको खरीदेंगे। जैसे आईफोन वगैरह, जो उनको यूजर है ना उसके लिए उसकी डिमांड इनइलास्टिक। ठीक है? इसके मुकाबले में आटा उटा हालांकि वो बेसिक नेसेसिटी है लेकिन उसकी प्राइस बड़ी कम होती है। ठीक है, उसके अंदर आप सारे फैक्टर प्रोडक्शन लगाओगे ना तब भी आप इतना नहीं कमा सकोगे जितना आईफोन 2-3 बेच के आईफोन वाली कंपनी कमा रही है। तो डिसीजन मेकिंग करने में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आप अपनी रिसोर्सेज उन चीजों पे लगाना चाहते हो जो कि इनइलास्टिक हो। ठीक है, इनइलास्टिक हो और आप उनकी प्राइस बहुत बड़े मार्जिन से बढ़ाओ तो स्टिल लोग उसकी डिमांड ना छोड़ के जाएं और आप स्टिल जो है वो ज्यादा से ज्यादा टोटल रेवेन्यू बढ़ाते जा सकते। तो उन चीजों के ऊपर आप अपने सारे फैक्टर प्रोडक्शन लगाओगे और उन चीजों के ऊपर तो जाहिर सी बात है नहीं लगाओगे जिनकी बहुत ज्यादा इलास्टिक डिमांड है और वो आपको टोटल रेवेन्यू बड़ा थोड़ा तो दे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हमने एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस पढ़ ली है। ठीक है, ये 7 एक पॉइंट्स हैं, होप आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।